आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाला है। इसे हमारी भाषा में बोलते हैं डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, उसके बाद होता है डिप्रेशन एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस। और इन्हें सरल भाषा में बोला जाता है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख की वो स्टेजेस जो हर परिवार, हर पेशेंट महसूस करता है। तो आज हम जो बाकी वाली स्टेजेस है ना, एक्सेप्टेंस जैसी स्टेज है या डिप्रेशन जैसी स्टेज है, उस पे नहीं जाएंगे। आज हम शुरुआत की 2-3 स्टेजेस पे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी फैमिलीज, जितने पेशेंट्स दवाई लेने के लिए, एडमिट होने के लिए आते हैं, वो उन 2-3 स्टेजेस में जूझते रह जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ आए तो आप प्लीज़ मुझे रोक दें कि मैम दोबारा समझा दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करें आज की मीटिंग। ठीक है। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ डिनायल बारे। डिनायल की ਹੁੰਦਾ है? डिनायल मेरी यानी कि मैं एक परिवार ਦਾ सदस्य ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ जो कि एडिक्शन ਦੀ बीमारी तो जूझ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ संतुलन ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं। ਜੇ मैं अपने पेशेंट ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ शराब पीती है, वो कहेगा नहीं। जे मैं पूछांगी कुछ कीता है, कोई इंजेक्शन लाया है, नहीं। डिनायल च पेशेंट कदी नहीं मन सकता कि वो बीमार है। उन्होंने इस स्टेज च लगता है कि उन्होंने एक आदत है, जिहड़ी वो शराब पी रहा है, जौन सा वो नशा कर रहा है, वो एक आदत है, एक बीमारी नहीं है। और जो ये स्टेज है ना, ये स्टेज बहुत सालों तक चलती है और हमारी जाग उस टाइम पर जाकर खुलती है जब हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते सब तहस नहस हो चुका होता है। इस स्टेज में फील क्या होता है, एक पेशेंट क्या महसूस कर रहा होता है? वो ये महसूस कर रहा होता है कि मैं अपनी शराब को, मैं अपने नशे को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं शराब पी रहा हूँ या मैं नशा कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ? मज़े के लिए कर रहा हूँ, मुझे बीमारी नहीं है। उसके मन की ये स्थिति है और ये ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, वो इस बात में बिलीव करता है। एंड आप लोग जो हमारी इतनी सारी फैमिलीज़ बैठी हैं आज, हमारी फैमिलीज़ भी ना स्टेज से निकल रही होती हैं। हमारी फैमिलीज़ क्या करती हैं, वो डिनायल की स्टेज में डिफेंड करती हैं अपने पेशेंट को। डिफेंड ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ मैं ही टोकता सी कि टाइम सिर आ जाना, आज शराब ना पीना, इस करके गुस्सा चढ़े, इस करके पी के आया करे, वैसे नहीं पींदे। डॉक्टर साहब तुसी दवाई थोड़ी घट ही लिखना, नवरात्रे च ते छड़ जांदे है, ए थोड़ी जी बीमारी हुणे लगी है, 10-15 दिन होए बस। ए हैगी डिनायल कि मैं फैमिली, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा घर टूट रहा है मेरी आंखों के सामने, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेशेंट का क्या हालात हो रहे हैं। पेशेंट और फैमिली दोनों डगमगा रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता। एक इंसान होता है ना, जिसे पता होता है कि हाँ मैं शराब पी के आ रहा हूँ, मैं घर पे लड़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है यार, जो मेरी बोतल खुलती है तो बंद ही नहीं होती, मेरे में कंट्रोल ही नहीं रह गया। बट ना हमारा पेशेंट और ना हमारी फैमिली, दोनों को ही नहीं पता, दोनों को ही नहीं पता कि प्रॉब्लम उनके हाथ से कितनी ज़्यादा बाहर निकल चुकी है। वो है डिनायल। या हम कोई और तरीका ढूंढते हैं, यहाँ पर हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। जो मैंने बोला ना अभी कि हम ऐसे बहाने लगाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं
कि वो शराब क्यों पी रहा है, वो नशा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने लड़ाई करी। तो मैंने क्या कर दिया, बचा दिया अपने पेशेंट को, कि वो इसलिए नशा कर कर आया है, इसलिए शराब कर कर आया है क्योंकि मैंने लड़ाई करी। अगर मैं लड़ाई नहीं करती तो मेरा पेशेंट नशा नहीं करता, वो शराब नहीं पीता। अगर मेरा बच्चा नशा कर रहा है, अगर मेरा बच्चा शराब पी रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके पापा ना बड़े स्ट्रिक्ट है, बचपन तो ही ना बड़ा गुस्सा करदे सी, कल्ला कल्ला रहिंदा सी ना, ऐस करके नशा दा लाना शुरू करता। ਅਸੀਂ सच्चाई नहीं वेख पा रहे, ਉਹ सच्चाई ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, दिस ही नहीं पाती कि मैं कर की रहा। और इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं एंगर, गुस्सा। इस स्टेज में मुझे गुस्सा फील होता है, मेरी रग रग में गुस्सा आ रहा होता है। अगर मैं फैमिली का सदस्य हूँ, मैं परिवार का सदस्य हूँ और मेरे परिवार के किसी सदस्य को नशे की बीमारी है, शराब पीने की बीमारी है, तो मैं गुस्से में रहना शुरू करता हूँ। मैं इनेबल करूँगा, प्रोवोक करूँगा, वो बाहर जाने लगेगा, उससे लड़ाई करूँगा। तू शराब पी के आना है, ऐस करके तेरे बच्चों का यह हाल है, तू नशा करके आंदा है, ऐस करके साडे घर च लड़ाई रहिंदी है। जे तू नशा ना करे, साडे घर च लड़ाई ना रवे। मैं तेरी सारी गल मनदी हाँ, मैं सब छड्ड के आई हाँ तेरे वास्ते, तां भी तू नहीं करदा, तां भी तू नहीं हटदा। असी की करदे हां, जे साडा बच्चा आ गया, नवा फोन दवाता, पापा फोन दवा दो, फिर नहीं करांगा, फिर तुहानूं पुछे बिना जाना ही नहीं मैं किथे, पैसे दे दो, अकाउंट में पैसे डाल दो, कैश दे दो, कभी नहीं करूँगा। गिव मी 5000 रुपीज़, 5000 रुपये मेरे हाथ में रखो, दवाई खिला दो, और मैं कभी घर से आपकी मर्जी के बिना निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ जो मेरा सदस्य बैठा है वो क्या महसूस कर रहा है, उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए मैं कटा कटा रहता हूँ, मैं गुस्से में रहता हूँ। आप ये देख रहे हो कैसे हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है, कैसे नीचे आ रहा है ये, मेरे अंदर गुस्सा भरने लग जाता है, क्योंकि जो असलियत है ना, असलियत है कि मेरा घर टूट रहा है, मेरा भाई है तो वो मुझसे दूर हो रहा है, मेरा पति है तो उसे ना मेरा पता है ना मेरे बच्चों का पता है। अगर मेरे बच्चे नशे में फंस गए हैं तो वो तो मुझे बुलाकर राजी ही नहीं है, इसलिए मैं गुस्सा रहने लग जाती हूँ, कहीं का गुस्सा कहीं निकालूंगी। अगर पति से लड़ाई हो रही है, पति शराब पी के आ रहा है, तो मैं बच्चों को मारने लग जाऊंगी, तुम पापा को क्यों नहीं समझाते। मतलब जो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हो रही हैं चीज़ें, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं गुस्से में रहती हूँ। हमारा पेशेंट भी गुस्से में रहता है। हमारा पेशेंट क्या करेगा, क्योंकि आप उससे सवाल ना करो, आप उससे ना पूछो कि वो कहाँ गया था, आपकी जेब में से अगर 500 रुपया कम है तो वो किधर गया, वो पहले गुस्सा कर देगा आपके ऊपर। वो घर आएगा, वो घर आके दरवाज़ा ही ऐसे मारेगा कि आपकी टांगे थर थर कांपेंगी उसके पास भी जाते हुए, कि मैं अगर उसके पास भी गई, इसने तो लड़ाई करनी शुरू कर देनी है मेरे साथ। वो पहले ही ऐसा माहौल बना देगा कि आप उससे बात ही ना कर पाओ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर से तो हमें गुस्सा दिख रहा है, पेड़ होता है ना, पेड़ दिखता है हमें, जड़ें नहीं दिखती। जड़ों में क्या है, दर्द है। जो हमारा पेशेंट है वो इतना ज़्यादा पेन में है कि उसे नहीं समझ आ रहा, वो मान ही नहीं सकता कि वो बीमार है, और वो इस चीज़ को ना मानने के चक्कर में उसे जो दूसरी चीज़ आती है वो है गुस्सा करना, वो उसका सहारा ले रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ही इज़ एन एल्कोहलिक और ही इज़ एन एडिक्ट। वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता।
आपको मैं एक थोड़ी सेंसिटिव बात बोलती हूँ यहाँ पर, ठीक है? और वो सेंसिटिव बात ये है कि हमारे लिए हमारा धर्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, किसी बाबा जी को पूछते हैं, किसी रब को पूछते हैं, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो। कैसे हमें वो पावर देता है, शक्ति देता है। सुबह अगर उठकर हम रब का नाम ना ले तो हमें कितना खालीपन सा महसूस होता है। अब आप उस पेशेंट की जगह पर आकर देखो, जिस पेशेंट की हर भावना को उसकी उस शराब ने, उसकी उस ड्रग ने समझा हो, उसे बचाया हो। जब उसके साथ कोई नहीं था, उसकी शराब उसके साथ थी। जब उसका सहारा कोई नहीं बना, उसके नशे ने उसे सहारा दिया। वो जो पेन उसके अंदर बैठा हुआ था, वो नशे ने, वो उसकी शराब ने खत्म किया है। और आज अगर हम उसे कह दे कि तुम शराबी हो या तुम नशा करते हो, क्या वो इंसान गुस्सा नहीं होगा? उसकी बिलीफ, उसकी धारणाएं इतनी ज्यादा पक्की हो चुकी हैं, कोई आपके धर्म को बोले ऐसी बात, कितना गुस्सा आता है एकदम से। एक इंसान जो शराबीपन की बीमारी से जूझ रहा है, वो शराब को बहुत उच्च दर्जे पर रखता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो शराबी है? बहुत सेंसिटिव बात है ये, क्योंकि उस इंसान को उन डार्क डेज में, वो ऐसे दिन जहां पर उसे कुछ नहीं दिखता था, उसकी शराब ने, उसके नशे ने बचाया है। इसीलिए वो गुस्सा हो रहा है। और हमारा परिवार जो धीरे धीरे करके उसकी शराब के साथ, उसके नशे के साथ रहना सीख चुका है, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि आप अपनी बिहेवियर को चेंज करो, अपने व्यवहार को चेंज करो, उन्हें भी गुस्सा आएगा ना। आप लोग यहाँ आते हो, दवाई लेने के लिए आते हो, एडमिट होने के लिए आते हो, हम आपको कहते हैं कि आपने पेशेंट को टफ लव दिखाना है, आपने पेशेंट के साथ टफ होना है, हम यही सिखाते हैं ना। अब एक पेरेंट, एक माँ बाप जिन्होंने सीखा ये एक तरीका है अपने बच्चों को संभालने का, हम उन्हें कह रहे हैं कि आपने उलट होना है, तो आपके अंदर क्या चलेगा? गुस्सा आएगा। क्योंकि जो मेरा तरीका था, जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को संभालना सीखा है, वो मेरे काम नहीं आया। अंदर से झांक कर देखो क्या चल रहा है। ऊपर से मैं गुस्सा दिखा रहा हूं, लेकिन दोनों मेरे पेशेंट और मेरे मन के अंदर एक पेन है, और उस पेन को मैं छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहरी तरफ से गुस्से में हूं। अंदर से मैं गुस्से में नहीं हूं। अंदर से मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने अपने पेशेंट को बचाना कैसे है। कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है ना, कभी आपने देखा होगा, या हम किसी जानवर को भी जो बहुत बेबस होता है, या कोई जानवर हमारे घर में आ जाता है, कोई सांप आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, कहीं से बारिशों के मौसम में बहुत सांप आ जाते हैं, और जब हम उसे घर से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो काटने को पड़ता है। वो क्यों काट रहा है? क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम इंसान कुछ अलग नहीं है, भगवान ने हमें मत दी है, लेकिन इमोशंस सेम रहते हैं। तो कोई इंसान जब मुझे मेरी एक ही आदत पर टोकेगा, जो कि मैं सोच के चल रहा हूँ कि वो बीमारी नहीं, वो आदत है, तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना। कोई मुझे बोलेगा तुम 6 बजे उठते हो, क्या तुक है 6 बजे उठने का, आराम से 8 बजे उठो, तुम पागल हो, किसने बोला है सुबह सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए? मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अब एक इंसान जो इतने सालों से शराब का, नशे का सहारा लेकर चल रहा है, और हम उसे कह दे भाई तुम तो शराबी हो, और हमें पता है हमारी सोसाइटी में कैसे लफ्ज यूज होते हैं, हमारे पेशेंट्स के लिए कैसी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो क्या उसका बुरा लगना लाजमी नहीं है? बताएं आप लोग, लाजमी है ना। और खुद का ऐसा महसूस करना, क्योंकि परिवार के सदस्य आपको बोलेंगे तू शह दित्ती है, कच्च वड्डे बुजुर्ग है, तू शह दित्ती, तू बच्चा खराब कीता, सानू आम हो गया, इट्स वेरी नॉर्मल। गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैं एक्चुअली में रियलिटी नहीं देख पा रहा, कि वो रियलिटी अंदर से मुझे पता है
अंदर से मुझे पता है वो रियलिटी क्या है, पर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखा पा रहा हूँ। और अगर मुझे वो रियलिटी ना पता होती तो आपको लगता है किसी की कही हुई बात आपको चुभ जाती? नहीं चुभती ना, नहीं चुभती। इसीलिए धीरे धीरे करके जब हम यहाँ पर जुड़ते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद एक तीसरी स्टेज आने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं बारगेनिंग। बारगेनिंग का मतलब थोड़ी सी आपकी बात सुनूंगी, थोड़ी सी अपनी बात कहूंगी, मैं बारगेन कर रहा हूं। आई प्रॉमिस मम्मा मैं कभी नहीं करूंगा, इस बार ही आपने मेरा डिटॉक्स करा दिया है और मुझे सारी मीटिंग समझ आ गई है। आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं करूंगा। हमारी फैमिली नहीं डॉक्टर साहब इनू इत्थे नहीं रखना, ए ठीक लग रहा हुण, ए देखो रोटी आप खा रहे हैं, पहले तो कितना माड़ा सी, ए देखो मीटिंग च बह गया 40 मिनट टिक के बह गया है, घबराहट नहीं हुई इनू, ऐसी असी रीहैब की लोड़ है? ना 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 ना, ठीक हो रहा है, ਤੁਸੀਂ बस दवाई दे दो। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि अंदर बीमारी हैगी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक कर देखो, यहाँ पर हमारा पेशेंट कह रहा था कि मैं बीमार ही नहीं हूँ, मुझे शराबीपन की बीमारी ही नहीं है, नशा एक बीमारी है ही नहीं पहली स्टेज में। फिर जब हमने उसे बोलना शुरू किया या हमें किसी ने कहना शुरू किया नहीं जी कोई प्रॉब्लम है, हमें गुस्सा आने लग गया ना, गुस्सा महसूस होने लग गया हमें कि क्यों हमारे बच्चे को कोई ऐसा कह रहा है, क्यों कोई हमारी पेरेंटिंग पे सवाल उठा रहा है। अब धीरे धीरे करके हमारा बच्चा हमसे क्या कह रहा है? मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम। अब देखो हमें ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा पेशेंट बेटर हो रहा है, हमारा पेशेंट बेटर हो रहा है। कहाँ वो मानने को तैयार नहीं था कि वो बीमार है, आज वो एटलीस्ट ये तो कह रहा है कि मैं नशा कभी नहीं करूंगा, डिटॉक्स हो गया। तो मतलब उसके जहन में, उसके मन में इनसाइट बहुत कम, पर एक आशा की किरण तो उठी है ना, कि उसे पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा सही बीमार है। चाहे अभी यही कह रहा है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मानने तो लग गया है ना कि बीमारी है। वो स्टेज है बारगेनिंग की। बस यहाँ पर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं ना, यहाँ वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि थोड़े से हमारे परिवार ना वीक हो जाते हैं इतने टाइम, इतने सालों से पेशेंट की इस कंडीशन के साथ, इस बीमारी के साथ लड़ते हुए, कि वो उसकी बातों में आ जाते हैं। और हमारा पेशेंट भी ना बहुत ज़्यादा वर्बली स्ट्रॉन्ग होता है, वो बातें ही ऐसी करता है जो उसे पता है आपके दिल को जाके छुएंगे और उन्होंने मेरी बात सुन लेनी है। वो बारगेनिंग की स्टेज है। 3 स्टेजेस और हमारी फैमिली यहाँ आके फंस जाती है। अब आपके सामने मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है? कि आप अपने पेशेंट को जब दवाई खिलाकर या डिटॉक्स कराकर ले जाते हो, आप उसे यहाँ लेकर जा रहे हो। ये देखो ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। अभी आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो ऊपर जाए, क्योंकि आप उसकी बातों में आ गए, आप उसकी बातों में फंस गए। उसने अगर आपको ये चीज कह दी कि वो नशा दोबारा नहीं करेगा और आपने बिलीव कर लिया। बीमारी पे कोई बिलीव कर सकता है? आपको मैं बोलूं, आप में से कोई डायबिटिक है, मैं आपको सर बोलूं कि आपने मीठा छोड़ दिया है फॉर 1 वीक एंड नाउ यू आर ओके, बट यू आर नॉट सपोज टू ईट शुगर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप बोलोगे नहीं मैम मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कैन इट हैपन? इट कैन नॉट, राइट? तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो उससे भी ज्यादा डेडली बीमारी है, तो आपका बच्चा जिसको इतने साल हो गए हैं नशे में, वो 1 हफ्ते के डिटॉक्स से क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो अपनी पिछले 10 सालों की एडिक्शन छोड़ पाए? नहीं हुआ ना। अब खुद सोच कर देखो, मैथ्स करते हैं मिलकर, 10 years ऑफ एडिक्शन एंड 7 days ऑफ डिटॉक्स। क्या आपको लगता है सिर्फ 7 दिन उसे इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि वो अपनी पिछले 5, 6, 7, 10 सालों की एडिक्शन एकदम से छोड़ दे?
नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बॉडी तो क्लीन हो गई है, पर व्हाट अबाउट उसकी पर्सनालिटी, व्हाट अबाउट उसके बिहेवियर, उनका क्या? जो आपके परिवार में, आपके घर में नशे की बीमारी ने दरारें डाली हैं, उनका क्या? उन दरारों को कैसे भरोगे आप? तो हम क्यों बार्गेनिंग में फंस जाते हैं फिर? हमारे पेशेंट को इतनी समझ नहीं है कि उसे एक बीमारी है। अगर समझ होती तो वो शायद उस चीज़ में नहीं फंसता, और अगर वो फंस चुका है तो शायद उसमें उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एक बीमार इंसान है। जैसा अभी सर ने बोला, हम शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी को कैंसर है, वो कैंसर कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी की लेग टूटी है, हार्ट टूटा है, वो खुद अपनी हड्डी नहीं जोड़ सकता। जितना टाइम ठीक होने के लिए लगना है वो लगना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप सिर्फ और सिर्फ इंसान को रिकवरी की तरफ आने में मदद कर सकते हो, उसकी बातों में ना आकर, ये कर सकते हो आप। और जब हमारी फैमिलीज सीख जाती हैं कि पेशेंट की बीमारी उससे बार्गेन कर रही है, फिर वो एक चौथी स्टेज पर आती है जिसे कहते हैं हम डिप्रेशन, उदासी वाली स्टेज। इतनी उदासी भरी है इस स्टेज में कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये स्टेज में क्या होता है, हमारा पेशेंट, उसे पता लगने लग जाता है कि मैं बीमार हूँ, उसे पता लगने लग जाता है कि उसे शराब पीने की, नशा करने की एक बीमारी है। अब जो उसकी इतने सालों की लाइफ रही है जिसमें शराब ने, ड्रग्स ने उसे सहारा दिया है, अब वो समझ रहा है कि वो सेम चीजें उसका सहारा नहीं बन सकती, तो उस उदासी वाली स्टेज आ जाती है। अच्छा, शराब मुझे सहारा नहीं दे सकती, ड्रग्स मुझे सहारा नहीं दे सकती, तो मैं अपनी लाइफ जीऊं कैसे? और दूसरी साइड पर फैमिलीज अपने पेशेंट को रिहैब में छोड़ आई हैं, या वो डिटॉक्स करवा रही हैं, या वो रोज मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, ओपीडी फॉलोअप्स पर आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फैमिलीज की अलग डिप्रेशन वाली स्टेज आ रही है कि डॉक्टर साहब, इसने नशा छोड़ दिया लेकिन ये बात नहीं करता, ये कहीं जाता नहीं है, पर ये हमारे साथ बैठता भी नहीं है, हमारी बातें सुन भी लेता है लेकिन इसके चेहरे पे हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है, ये उदास रहता है बहुत। फैमिलीज अपने स्ट्रेस में जा रही हैं। अच्छा, आप इसे मीटिंग में बुला रहे हो, आप इसे फॉलोअप पे बुला रहे हो, हम क्या करें? हमारा क्या रोल है? क्योंकि फैमिलीज ने क्या किया होता है, इतने सालों से पेशेंट नशे के पीछे भाग रहा है और परिवार पेशेंट के पीछे भाग रहा है। वो शराब पीकर आ रहा है तो उसके साथ लड़ना, उसने पैसे चोरी किए तो लड़ना, वो बिना बताए घर से चला गया तो लड़ना, उसे फोन कर करके घर बुलाना। फैमिली भी तो एक रूटीन में आ चुकी होती है ना। अब नशा निकल चुका है आपकी लाइफ से, ना वो दौड़ना हो पा रहा है, ना पेशेंट आपको बिना बताए कहीं जा रहा है, आप घर पर हो और आपके मन में एक उदासी है, क्योंकि आप दोनों की जिंदगी में से इतना बड़ा मसला उठाकर हमने साइड पर रख दिया है। अब मैंने ये कहा कि मैंने आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर साइड पर रख दिया है। अब आप मुझे बताएं, आप अपनी जिंदगी कैसे जियोगे? क्योंकि ना आप अपने पेशेंट के पीछे भाग सकते हो, वो घर पे बैठा है चुपचाप और वो दवाई भी खा रहा है, वो फॉलोअप भी लगा रहा है, बस वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है, बस आपके साथ बैठ नहीं पा रहा। आप क्या करोगे उस टाइम पे? वो जो पेन उस टाइम पर महसूस होती है, वो जो खालीपन मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आता है उस टाइम पर, वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम भर सकता है, ये मीटिंग्स भर सकती हैं। क्योंकि आज मैं आपको कह रही हूं कि आपका पेशेंट नशा छोड़ने के बाद, शराब छोड़ने के बाद उदास होगा, क्योंकि आपने उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर बाहर रख दिया है
और आज मैं ये भी कह रही हूं, आप उससे ज्यादा उदास होगे, क्योंकि आपके पास अब उसके पीछे भागने के लिए कुछ रहा नहीं है। आपके मन में भी उतनी ही उदासी आएगी। अगर आपके हस्बैंड शराब पीते थे और आपके घर में रोज लड़ाई होती थी, वो शराब आपकी जिंदगी से जा चुकी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो शराब आपकी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन अब आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपकी उदासी का कारण क्या है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड की शराब को ब्लेम नहीं कर सकते। पहले तो हम ब्लेम कर रहे थे ना अपने पेशेंट पे, क्योंकि ये नशा करता है, क्योंकि ये शराब पीता है, इसलिए मेरे घर में दुख है। इस बात को सोच कर देखो, कितनी गहरी बात है ये। शराब और नशा हट चुका है, वो हट चुका है आपकी जिंदगी से, उसके बावजूद आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं। अब किसको ब्लेम करेंगे हम? किसको ब्लेम करेंगे हम? हमारे पास ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं बचा। और ये स्टेज, ये जो फेज आएगा आपकी जिंदगी में, उसे डिप्रेशन बोलते हैं। यहां पर एक डिप फील होती है, एक गिरवाहट आती है। देखो कैसे गिर रहा है ग्राफ, आपका मन बैठना शुरू हो जाता है। और यहां पर असली काम शुरू होता है आपका, क्योंकि आप उदास हैं, क्योंकि आपको ये पता लगने लग गया है कि शराब और नशा प्रॉब्लम नहीं थे, प्रॉब्लम थे आपके पेशेंट के कैरेक्टर डिफेक्ट्स और आपके कैरेक्टर डिफेक्ट्स, आपका उससे गुस्सा हो जाना। क्योंकि नशा और शराब वो सिर्फ और सिर्फ एस्केप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अपनी रियलिटी से, अपनी सच्चाई से भागने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब वो बाहर जा चुका है, अब काम करना है आपको, इस स्टेज पर काम करना है। और यहां पर काम कैसे होगा? जब आप मीटिंग्स सुनेंगे। ये डिप्रेशन की स्टेज तभी धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि अब असली काम है पेशेंट के कैरेक्टर डिफेक्ट्स को दूर करना। वो जो उसकी प्रॉब्लमैटिक या डिफिकल्ट इमोशंस थे ना, उसे फेस करना। ये पेशेंट को अपने ऊपर काम करना है और आपको अपने ऊपर काम करना है। तो आप देखें कितनी ब्यूटीफुल चीज निकल कर आई है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी है और पेशेंट ने अपनी जिम्मेदारी लेनी है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक 5वीं स्टेज आती है, लेकिन वो हम दूसरी मीटिंग में करेंगे। पर सफर देखें कहां से शुरू होता है। डिनायल, फिर गुस्सा, फिर लेन देन करने की कोशिश करना, और एंड में रियलिटी में आना कि मैं एक बीमार इंसान हूं, मेरे नशे ने जो मुझे फ्रीडम दी थी वो फ्रीडम मुझसे छिन चुकी है, जो एस्केप मेरा नशा, मेरी शराब मुझे देती थी वो जा चुका है। अब पेशेंट को इस चीज पे काम करना है कि उसने अपनी सच्चाई को कैसे फेस करना है, नशे के बगैर उसने कौन सी रूटीन को बनाना है, और फैमिलीज ने अपने ऊपर काम करना है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल अपने पेशेंट को दे दिए। अब पेशेंट तो लग जाएगा ना रिकवरी करने, वो अपनी मीटिंग्स पे आएगा, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की कोशिश करेगा, वो फॉलो अप्स लगाएगा, उसकी जिंदगी शुरू हो गई है रिकवरी पे। पर हमारे परिवार ने क्या करना है, आप क्या करोगे? पेशेंट तो चला गया, आपकी रिकवरी कब शुरू होगी? इस बात को समझने की कोशिश करें, गहराई समझें। मैम आप थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गए, इज एवरीथिंग ओके? बहुत कुछ देखा बेटे के कारण, घर में खुशी नहीं है, कभी इकट्ठे बैठ के खाना भी नहीं खाया। 2 साल से ऐसे हो रहा है कि मैं अंदर से मैं भी बहुत बीमार हूँ। बच्चे के कारण खुशियाँ गायब हो गई घर से, सारा ध्यान इसी पे रहता है, इसलिए थोड़ा अंदर से मन भर के। चलो अब हम यहाँ तक आए हैं,
बिल्कुल तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो सब ठीक करना ही है बस। बिल्कुल, यही हिम्मत चाहिए। हाँ, करना है अब, स्ट्रांग होना है मेरे को। बिल्कुल। मैं टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी मन में आता था कि शायद मेरी गलती है, क्योंकि औरत को ज़्यादा देखना पड़ता है। बाहर से कमाई आएगी, मैं ही संभालूंगी। तो बोलते थे कि तू ज़्यादा आज़ादी दे रखी है, पैसे ज़्यादा देती, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। लेकिन मैं बोलती हूँ खुद को भी और बेटे को भी प्रूव करना है, पापा को दिखाना है ये बिल्कुल कि जो आया ज़िंदगी में वो एक नर्क था जो हम भोग रहे थे, लेकिन अब सब ठीक करना है। स्ट्रांग होना है मेरे को। बिल्कुल, वी आर विद यू मैम एंड वी सपोर्ट यू। हाँ मैम, आपके सपोर्ट के बिना नहीं कुछ कर सकते। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक अब होगा। यहाँ आने के बाद ना अब लग रहा है कि एक उम्मीद जागी अंदर से कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, जी सकते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं। अभी रो रहा था बहुत अपने रूम में वो कि मैं भाई को मिस कर रहा हूँ। तो समझाया उसको कि हम ठीक होके घर जाएंगे, पूरी तरह ठीक होके। तो सब तेरे साथ ही हैं, लेकिन तू भी तो हमारा साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसीलिए आपकी बातें सुन के थोड़ा मन भर आया मैंने। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ मैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि 5th स्टेज जो एक्सेप्टेंस की स्टेज है वो बाद में आती है, लेकिन हमारे परिवार यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो इसी स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं। ये जो बारगेनिंग वाली स्टेज है ना, जहाँ हमारे पेशेंट की बीमारी उनके साथ लेन देन करने लग जाती है, हम यहाँ फंस जाते हैं बस। क्योंकि एक पेरेंट, एक वाइफ, एक फादर, कोई भी है, अगर उसका बच्चा, उसका हस्बैंड उसे बोलेगा मैं नहीं करूँगा, तो वो अंदर से आता है विश्वास। आप चाह कर भी वो विश्वास नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम आपको ये मीटिंग में बिठाकर यही सिखाना चाहते हैं कि आपके बच्चे पर विश्वास करना बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा सच बोल रहा है कि वो नहीं करेगा, लेकिन उसकी बीमारी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की बीमारी पर विश्वास कर लिया, उस दिन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कोई सवाल हो किसी का? एनी क्वेश्चंस? नहीं? थोड़े मुझे सब ऐसे सेंटिमेंटल लग रहे हैं आज। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।